हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवा पार्ट जो कि चैप्टर 5 से लिया गया है, क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर बायोलॉजी से लिया गया है, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। तो पहले आप चारों पार्ट को जाकर जल्दी से देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिर इस पार्ट को भी देख के आप पूरे एनसीईआरटी के इस चैप्टर को, सेल चैप्टर को पूरा इजीली वे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके सभी चीज को समझाया है। तो जल्दी करके आप जाके सभी पार्ट्स को पढ़ ले, सभी पार्ट्स को देख ले, और जहां भी प्रॉब्लम आए जरूर कमेंट करें। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया है, उसमें भी आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले क्लास में फोर्थ पार्ट में पढ़ लिया था गोल्गी apparatus के बारे में। और फिर यहाँ पे गोल्गी के बारे में जो कैमिलियो गोल्गी थे, जो इसको डिफाइन किए थे, फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे, उनके बारे में भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ लाइजोजोम टॉपिक से, जो बहुत कोई लाइसोजोम भी बोलता है, मैं लाइसोजोम बोलता हूँ। जैसे कंफर्टेबल हो आप बोल सकते हैं, लाइसोजोम ही मेनली ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो लाइसोजोम या लाइसोजोम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, लाइसोजोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये ऐसा क्यों बोला गया है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, वो चीज आपको अभी आगे यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे तब पता चलेगा। मतलब अभी बस समझना है कि ये वेस्ट डिस्पोजल है सिस्टम का, किसका, सिस्टम ऑफ सेल का। यहाँ पे क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को ये क्या करता है, डिस्पोज करता है, डिस्कार्ड करता है, मतलब उस सेल से निकाल के फेंक देता है, ऐसा हम लोग समझते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हैं। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे इसका मतलब बच्चों क्या लिखा है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल को किस चीज में, क्लीन रखने में, मतलब नीट एंड क्लीन करेंगे कैसे, वो डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल। तो बाहर से आने वाले जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं फॉरेन, ठीक है। फॉरेन का मतलब यहाँ अमेरिका जापान नहीं समझ लेना है, मतलब कोई भी चीज बॉडी में बाहर से आ गया, अगर सेल में प्रवेश कर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन मटेरियल, ठीक है। एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स भी जो खराब हो जाते हैं या जो मतलब बोल सकते हैं रिपेयरमेंट में होते हैं, तो रिपेयर तो हो ही जाता है, लेकिन अगर खराब होगा, डैमेज होगा, तो उनको भी ये वर्न आउट कर देता है, मतलब या फिर वर्न भी करेगा, कोई भी बाहर से चीज आएगा फॉरेन मटेरियल उसको भी, ठीक है। फॉरेन मटेरियल्स इंटरिंग द सेल, जब सेल में इंटर करते हैं, सच एज बैक्टीरिया और फूड, वायरस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है फॉरेन मटेरियल, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स, जो कि पुराने ऑर्गेनल्स हैं, एंड अप इन द लाइसोसोम, ये आके लाइसोसोम में ही मीट करते हैं, मतलब वहीं पे आके इनका एंड अप होता है। विच ब्रेक डाउन अप इनटू स्मॉल पीसेज, ये लाइसोसोम क्या करता है, उन सभी चीज पे एक्ट करके, कैसे, किस चीज से एक्ट करके, अपने इंजाइम से, जो इंजाइम के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, उस इंजाइम के द्वारा एक्ट करके उनको स्मॉल स्मॉल पीसेज में तोड़ देगा, ठीक है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे contain powerful digestive enzyme capable of break down all organic metal। इनके पास इतना मतलब अच्छा इंजाइम एक है, इतना कैपेसिटी वाला इंजाइम है, जो सभी ऑर्गेनिक मैटर को इजीली तोड़ सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल when the cell gets, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो कैटाबॉलिक भी हो सकता है, एनाबॉलिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल when the cell gets, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सेल gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जब सेल में जब प्रक्रिया चलता है, जब कोई भी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो उस दौरान कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उस दौरान अगर वो सेल जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, when the cell gets damage, अगर वो सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में ब्रस्ट, उस सेल के अंदर का जो सेल ऑर्गेनल्स, जो लाइसोसोम के बारे में कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लाइसोसोम खुद ही क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, उसमें से जो एंजाइम निकलेगा लाइसोसोम के अंदर का, ठीक है,
लाइसोजाइम एंजाइम हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, वो एंजाइम क्या करेगा, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? Therefore, lysosome are also known as the suicide bags of the cell. That's why it is called as suicidal bag of the cell, or you can say suicide bag of the cell. सुसाइड का मतलब क्या होता है, मतलब खुद आत्महत्या कर लेना। तो वो चीज लाइसोसोम यहाँ पे कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब यहाँ पे सेल उसका डैमेज हो जा रहा है या फिर ब्रेक डाउन या कुछ भी अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करता है, लाइसोसोम खुद ही फट जाता है, फट के अपना एंजाइम को बाहर देता है। वो एंजाइम क्या करता है, सेल को इजिली डाइजेस्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। उसके बाद लिखा है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, लाइसोसोम जो होते हैं आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड किए होंगे। इसमें भी मेम्ब्रेन होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं सब मेम्ब्रेनस है, कोई डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, कोई सिंगल मेम्ब्रेनस है। तो जो लाइसोसोम है याद रखिएगा ये है सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। एंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। दोज एंजाइम आर मेड बाय RER, मतलब ये एंजाइम जो होते हैं, दोज नहीं दिस, ठीक है। जो एंजाइम जो ये होते हैं ये किसके द्वारा बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, रफ के ऊपर क्या पर जल्दी बताइए, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको रफ बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम ये होंगे किसके द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में इतना सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब लाइसोसोम का थोड़ा आप फिगर भी देख लीजिए। यहाँ पे फिगर मैं थोड़ा सा बनाया हूँ, मतलब फिगर जो इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हैं बाहर एक मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन वहां पे लिखा हुआ है, फिर ल्यूमेन है। ल्यूमेन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जैसा साइटोप्लाज्म होता है किसी भी सेल में, मान लेते हैं ये क्या है, सेल है, सॉरी ये हो गया सेल, इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, इसको छोड़ के जो भी एरिया बच रहा है ये साइटोप्लाज्म। वैसे ही जो भी एरिया मेम्ब्रेन को छोड़ के बच रहा है लाइसोसोम के अंदर, वो हो गया लूमेन, ठीक है। उस लूमेन में ही सब कुछ पाया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन भी पाया जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में सीनियर क्लास में पढ़ना है। वो होता है बर्गर टाइप का स्ट्रक्चर का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का आएगा जो बताया जाएगा आपको। ऐसे देखिए, ऐसा ही एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने लाइसोसोम का कहानी के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एकदम बस डिस्कशन करके हम लोग सभी पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ताकि ये बेनिफिट हो सके। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला हम बता देते हैं आपको, इसको बोलेंगे ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, जैसे हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब सेल्फ फीडर बोलते हैं, सेल्फ सिंथेसाइजर बोलते हैं, सेल्फ ऑटो का मतलब, तो सेल्फ मतलब खुद ही, फैगी का मतलब खुद को डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, वो चीज ऑटोफैगी। इसके अंडर आता है दो केस, क्या क्या स्टूडेंट, सेलुलर स्कैवेंजर, सेलुलर स्कैवेंजर, जो कि हम लोग शुरू में पढ़े, सभी पॉइंट को पढ़े हैं, बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अलग से भाषा में करके, मतलब अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। और इस पॉइंट से भी ज्यादा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो लेक्चर वाला पार्ट जरूर फॉलो करें। वहां थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, 1 आवर के अबव का होता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो ये होगा ऑटोफैगी, सेलुलर स्कैवेंजर के बारे में पढ़ लिए। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड पे थोड़ा साइन कर रहा होगा, मैं साइड पे ही लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ से उतार लीजिएगा। तो सेलुलर स्कैवेंजर हो गया। दूसरा क्या पढ़े स्टूडेंट हम लोग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ऑटोफैगी, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग स्टार्वेशन बोल सकते हैं, स्टार्वेशन के वक्त, ड्यूरिंग स्टार्वेशन, ठीक है, इस वक्त क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, ये जो लाइसोसोम है, ये क्यों, क्योंकि ये पहले से फैट और भी बहुत सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसका एनर्जी को बचा के रखता है। यही एनर्जी हम लोग को स्टार्वेशन के वक्त काम आता है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन इट प्रोवाइड्स maximum amount of energy to our cell। बहुत बेहतरीन काम यहाँ पे लाइसोसोम के द्वारा किया जा रहा है।
फिर सेलुलर स्कैवेंजर का मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, जैसे हम लोगों ने सुना स्कैवेंजर के बारे में, स्कैवेंजर हम लोग पढ़े हैं, या सेप्रोट्रॉपिक पढ़े होंगे आप लोग, सेप्रोफाइट जो बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो बोलते हैं उनके बारे में, ठीक है, या फिर स्पोरोजोइक पढ़े होंगे, वो सभी चीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्कैवेंजर का काम करते हैं। वैसे ही लाइजोसोम सेल के अंदर का स्कैवेंजर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट पढ़ लिए, सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, स्कैवेंजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीट एंड क्लीन करता है और जो भी चीज को होता है उसको अपने एंजाइम को एक्ट करके वो इजिली उसको रिमूव कर देता है, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेता है। तो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे हम लोगों ने और क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स, शुरू में सिंगल मेम्ब्रेनस, ये देखा था सिंगल मेम्ब्रेनस। मैं सभी पॉइंट को रिकैप कर रहा हूं, आप याद रखिएगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट, सैक लाइक स्ट्रक्चर था, और क्या था स्टूडेंट, आप लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्टूडेंट कैरी डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव एंजाइम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कैरी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको याद रखिएगा, दैट इज मेड बाय RER, दैट इज मेड बाय RER, इसको भी याद रखिएगा, मतलब इधर जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग देखते चलिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बोल सकते हैं ये और भी चीज के फॉर्मेशन में आता है, जैसे कि एक्रोजोम, जो भी स्पर्म होते हैं, जैसे कि ये मान लो स्पर्म हो गया, सिंपली मैं अभी बता रहा हूं, तो स्पर्म का जो अगला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आगे वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्रोजोम, क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। तो ये एक्रोजोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, यही लाइजोजोम एक्रोजोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट, एक्रोजोम जब ओवम के साथ यहाँ ओवम पे एक्ट करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो इजिली वे से जो ये होगा स्पर्म पेनिट्रेट कर पाएगा किसमें, ओवम में, ताकि बेटर फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया शॉर्टकट में, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो लाइजोसोम हुआ कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे कौन से टॉपिक पे स्टूडेंट, अब हम लोग आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक मिनट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, लाइजोसोम को। ये सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अभी हम लोग देखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वेरियस केमिकल एक्टिविटी, जो भी सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटी होता है, केमिकल प्रोसेस होते हैं, नीडेड फॉर लाइफ, जो कि लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, सेल के लिए बेनिफिशियल मतलब लाइफ के लिए, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी कहां से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, दैट्स फुल फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, देखिए यहां बता दे, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और एक बड़ा पॉइंट यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर भी बोला जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को याद जरूर रखिएगा। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work, लिखा हुआ यहाँ पे। जो बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी बॉडी में यूज होता है, ठीक है। इन एटीपी फॉर्म में जो रहता है एनर्जी, इसको यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, बॉडी में और भी केमिकल एक्टिविटी, और भी केमिकल कंपाउंड्स को, प्रोसेस को दौड़ाने के लिए, बनाने के लिए, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, जो भी मैकेनिकल वर्क होते हैं उनके लिए सेल में ये एटीपी का एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यूज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, एक नहीं होके बल्कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है। इसके पहले लाइसोसोम क्या पढ़े, सिंगल मेम्ब्रेनस, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेनस। याद रखिएगा पॉइंट को, मैं लास्ट में एक बार रिकैप जरूर करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा फिर रिकैप करूंगा, फिर लाइसोसोम जैसे पढ़ाया अभी रिकैप किया, सेम वैसे ही।
फिर लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है पोरस होता है, मतलब सिंपली बोल सको तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दो, मतलब होता ही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दो क्या, ठीक है, मतलब पोरस होता है, कोई भी चीज आना जाना इजिली वहां से लगा रहेगा। बट जो अंदर का है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, you can see that the outer structure is pores fulfill, यहाँ बोल सकते हैं पोर से फुलफिल किया गया है, जहां पे यहाँ पे आदान प्रदान हो सकता है कोई भी चीज का इजिली वैसे, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। बट द इन स्ट्रक्चर या फिर इनर स्ट्रक्चर इज टोटली फोल्डेबल इन द फॉर्म, फोल्डेबल के फॉर्म में रहता है। देख सकते हैं कैसे फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोल्डेबल जो फॉर्म में आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा, इसी को बोलते हैं क्रिस्टेई। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्रिस्टेई बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग वहां पे आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, ये पढ़ लिए, दिस फोल्ड्स क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन। ये फोल्डेबल स्ट्रक्चर क्यों है स्टूडेंट, ताकि लार्ज सरफेस एरिया इजिली हो पाए, कन्वर्ट हो पाए। मान लो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है, इतना हो गया 5 सेंटीमीटर ए से बी, और अगर हम ए से बी ही यहाँ पे ऐसे ही ए से बी ही हम कर दे सेम वैसा ही उतना ही, तो 5 सेंटीमीटर तो ये हुआ ही, उसके साथ साथ अगर ऐसा कर दे स्टूडेंट, तो ये जो एरिया है इतना दूर का, इससे ज्यादा बड़ा होगा ये। अगर इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर दे सिंगल एक लाइन में, तो अगर सी और डी लिखे तो ये सी और डी इतना, मान लो सी और डी क्या हो गया अब 5 सेंटीमीटर, और तो 5 + 5 = 10, और ये सिर्फ 5 ही है, मतलब एरिया इतना ही, देख सकते हैं एक लाइन इतना ही, बस उस पर डेवलप कर दिया गया है ऐसा ऐसा। इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जो कि बेटर एटीपी जनरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा होगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं, विलाई में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ होता है, ठीक है, सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा। ऐसे आप लोग 10th क्लास का वीडियो डाला गया है, बट आप लोग 9th में ही आएंगे, जब 10th में आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये विलाई स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ताकि वहां फूड इजिली एब्जॉर्ब हो पाए डाइजेस्ट हो जाने के बाद, ये स्ट्रक्चर बढ़ता है। सेम ऐसा ही क्रिस्टेई में भी यहाँ पे है, ताकि ये एटीपी जनरेशन कर पाए। Mitochondria are storage organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया को, सॉरी स्टोरेज नहीं, स्ट्रेंज बोला गया है, ठीक है, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। क्यों, एक चीज ध्यान देंगे, भले एनसीईआरटी ने स्ट्रेंज लिख दिया है, बट ये चीज सिर्फ एनसीईआरटी सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में ही नहीं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे प्लास्टिड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हम जब बताएंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, The mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। इनके पास अपना DNA और अपना राइबोसोम भी होता है। Therefore mitochondria are able to make some of their own protein। इनको जरूरी नहीं है कि सभी कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ले रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी लेता है, वहां से भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो लेता ही है, उसके साथ साथ ये खुद का भी प्रोटीन डेवलप करता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम, इसके साथ साथ आरएनए भी होता है। यहाँ पे भले एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है। तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का प्रेजेंट होना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स को बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। एनसीईआरटी में तो लिख दिया कि ये स्ट्रेंज है, बट ये स्ट्रेंज नहीं है, ऐसा प्लास्टिड में भी देखा गया है, आगे हम बताएंगे। तो फिगर की तरफ थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पे अगर बढ़े हम लोग, तो फिगर में जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका था क्रिस्टेई का, जहां पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। इस क्रिस्टेई में ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल होते हैं जो कि F1 पार्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, दे आर F1 पार्टिकल्स एंड ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स। याद रखिएगा, दिस इज नोन एज एटीपी फॉर्मिंग रीजन, एटीपी फॉर्मिंग
रीजन। अगर कोई पूछे एटीपी फॉर्मिंग रीजन क्या है तो सिंपली बच्चे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है तो सभी बच्चे बोलेंगे क्रिस्टेई। बट आज से आप लोग सीख लेंगे कि क्रिस्टेई के अंदर F1 पार्टिकल मतलब कि ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है और उस ऑक्सीजोम को एटीपी फॉर्मिंग रीजन बोला जाता है। हालांकि अगर बोला जाए तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी आप आंसर देते हैं तो वो भी आपका गलत नहीं है। अगर आप क्रिस्टेई भी बोलते हैं तो वो भी आपका गलत नहीं है। अगर आप F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम भी बोलते हैं एटीपी फॉर्मिंग रीजन को तो वो भी आपका गलत नहीं है। आपको आंसर यानी कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है या क्या ऑल ऑफ दिस भी दिया होता है तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो आशा है ये आपको पार्ट ये जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैंने बताया लाइसोसोम का बताया ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ आपको परेशानी हुई, कहाँ आपको तकलीफ हुई, उसका आंसर हम जरूर बताएंगे। जो आगे बढ़ते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी पढ़ लिए, F1 पार्टिकल भी पढ़ लिए, अब थोड़ा और भी देख लेते हैं इसमें और भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग क्या क्या पढ़े स्टूडेंट। पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, याद आ रहा है सबको, डबल मेम्ब्रेनस याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं मेम्ब्रेनस। और बता दूं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये होता है रॉड शेप और स्फेरिकल शेप में होता है। फिगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, रॉड या फिर स्फेरिकल शेप यहाँ पे आप बोल सकते हैं। डबल मेम्ब्रेनस पढ़ लिया, क्रिस्टेई के बारे में पढ़ लिया, क्रिस्टेई के अंदर F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम पढ़ लिया, इसको बोलते हैं एटीपी फॉर्मिंग रीजन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। याद रखिएगा जो एटीपी बनता है उस एटीपी को क्या बोलते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। एनर्जी कैरियर बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, और एक बड़ा चीज मैंने जो बताया जो कि बहुत कम ही कहीं मिला होगा आपको पढ़ने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आशा है ये जो पार्ट हमने पढ़ा अभी माइटोकॉन्ड्रिया ये जरूर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो है प्लास्टिड। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। क्या सुने हैं आप लोग, सिर्फ प्लांट्स में, बट नहीं, यहाँ एक्सेप्शन भी है जो प्लास्टिड पाया जाता है। कहाँ पे स्टूडेंट, यूग्लेना में, जो कि एक एनिमल को यहाँ पे दर्शाता है, यूग्लेना में पाया जाता है। याद रखिएगा, एक्सेप्शन में इसको आप रख सकते हैं, एक्सेप्शन। बाकी ये प्लांट्स का मेन फीचर है जो कि किसी और बोल सकते हैं किसी और एनिमल में नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन में यहाँ पे यूग्लेना हो गया। तो स्टूडेंट फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे, तो स्टूडेंट हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। चलो एनसीईआरटी ने तो लिख दिया बट दे आर प्रेजेंट इन यूग्लेना, तो फिर एनसीईआरटी उस हिसाब से तो गलत हो गया। बट एनसीईआरटी लेके वही चीज को चलता है जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज देखा जाए तो मेनली प्लांट में पैसिव यूग्लेना एक एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन में ही रखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, दैट इज कलर्ड प्लास्टिड, एंड द अदर वन इज दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज व्हाइट, और फिर कलरलेस प्लास्टिड बोल सकते हैं। याद रखिएगा इस दोनों चीज को। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल को बोला जाता है, इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, प्लास्ट क्या लिखा हुआ है उसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी कैरी करते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी अगर देखें तो दो पार्ट यहाँ पे हम लोग इजिली वैसे देख सकते हैं। एक हो गया येलो और ऑरेंज पिगमेंट रखने वाला, एक ग्रीन पिगमेंट रखने वाला, मतलब एक ग्रीन पार्ट बोलेंगे, एक नॉन ग्रीन पार्ट्स में रख सकते हैं। Leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. Leucoplast क्या काम करता है यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्रोमोप्लास्ट में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ल्यूकोप्लास्ट और
सॉरी ल्यूकोप्लास्ट एक अलग कैटेगरी, एक क्रोमोप्लास्ट अलग कैटेगरी। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड वाला जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह के बारे में पढ़ ले, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। बट जो ल्यूकोप्लास्ट है यहाँ पे, ये प्राइमरी ऑर्गेनेल्स है जो कि किस चीज को स्टोर करता है, स्टार्च को, ऑयल को। स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड यहाँ पे माना जाता है प्लांट्स के केस में। तो ये सभी चीज को, ऑयल जो फैट यहाँ पे है, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स है, इनको स्टोर करके रखता है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का काम है। मतलब प्लास्टिक एक तरह से स्टोरेज का भी यहाँ पे काम कर रहा है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस membrane layers embedded in a material called the stroma। इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा पाया जाता है। अभी हम दिखाएंगे फिगर आपको, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखने के लिए मिलेगा जिसमें स्ट्रोमा पाया जाएगा, फिर ऐसा करके ग्रैन्यूल्स पाया जाएगा, फिर जो कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे लैमेला बोलेंगे। अभी हम फिगर दिखाने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रोमा। फिर उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता है। क्यों? बिकॉज लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम आल्सो। यहाँ आरएनए फिर से नहीं लिखा है, बट यहाँ आरएनए भी प्रेजेंट होगा, जो कि डीएनए, आरएनए और राइबोसोम हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट था। बट वहां पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ये एक स्ट्रेंज चीज है, स्ट्रेंज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बट कुछ स्ट्रेंज नहीं है भाई, दोनों में यहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए what are those two semi autonomous organelles, then we have to answer plastid and mitochondria। ठीक है, तो फिर हम लोग ये भी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तो प्लास्टिड के बारे में कुछ रहा नहीं, तो प्लास्टिड का भी हम लोग फिगर देख लेते हैं। कहाँ गया प्लास्टिड? तो स्टूडेंट ये रहा प्लास्टिड हम लोगों का, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बाहर के साइड में आपको दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि सबसे लास्ट में लिखा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो इंटर मेम्ब्रेन आया, जो इनर मेम्ब्रेन आया, सॉरी इंटर लिखा हुआ गलती से। फिर उसके बाद सॉरी नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, दोनों के बीच में, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का वहां पे स्पेस जो इंटर मेम्ब्रेन बोला गया है। स्ट्रोमा क्या है, जैसा कि हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा था, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का, जैसा कि ल्यूमेन देखा था। कहाँ पे ल्यूमेन हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट वाला लाइजोसोम वाले पार्ट में, जो कि जैसा कि हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म देखा था। लगभग ये सभी चीज यहाँ पे स्ट्रोमा से कॉमन है। यहाँ भी स्ट्रोमा क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं प्लास्टिड का साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ भी एक्वस फ्लूइड है, वहां भी फ्लूइड रहता है, वहां भी ट्रांसपेरेंट रहता है, कलरलेस रहता है। इसमें इस स्ट्रोमा में क्या होता है, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर दिखे जाएंगे, जो कि क्वाइन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे ग्राना। ठीक है, इनको बोलते हैं पूरा ऐसे मिला के ग्रैनम। और जितना भी ग्राना दिख रहा है आपको, इनको बोलेंगे हम लोग थाइलाकोइड, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और ये जो कनेक्टेड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन पार्ट से, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्शन है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं लैमेला। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ल्यूमेन वाला पार्ट भी हम लोग, ल्यूमेन वहां भी पढ़े थे, क्या बोलते हैं आपको, लाइजोसोम में। यहाँ भी हम लोग ल्यूमेन देख रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलाकोइड। तो ये था हम लोगों का क्या स्टूडेंट, प्लास्टिड का पार्ट, जो कि हम लोगों ने प्लास्टिड भी कंप्लीट कर लिया। अब प्लास्टिड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार रिकैप कर लो। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, दो तरह का प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, और वो कलर्ड प्लास्टिड है। इसके आगे क्लोरोफिल देखे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझे, क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी देखे। ल्यूकोप्लास्ट जो दूसरा प्लास्टिड था, वो किस चीज में हेल्प करता है, स्टोर करता है किस चीज का, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का। एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, प्लास्टिड इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। ये चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। किचन ऑफ द सेल कौन है, प्लास्टिड है। बहुत बच्चे क्लोरोप्लास्ट को भी लगाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी सही होता है अगर वैसा ऑप्शन हो तब, अगर नहीं हो तो प्लास्टिड पे ही टिक लगाना है। सभी चीज को यहाँ पे क्लियर करके बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दिया कि यूग्लेना एक एक्सेप्शन केस है, ये भी बता दिया कि सभी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पे वैक्यूल की तरफ। ये तो टॉपिक खत्म हो गया प्लास्टिड, हाँ चलो वैक्यूल आ गया।
तो वैक्यूल हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर दे तब। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल के बारे में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। क्या है? स्टोरेज सैक बना हुआ वैक्यूल बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है फॉर सॉलिड या फिर लिक्विड को कंटेंट मतलब इजिली वो रख पाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल। याद रखिएगा हरदम एनिमल में ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि किसमें ये बड़ा होता है किसमें छोटा होता है। तो एनिमल में ये क्या होता है? स्मॉलर साइज में होता है, व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, दो सेल यहाँ पे बना दिए हम, एक हो गया एनिमल एक हो गया प्लांट। तो सबको पता है कि प्लांट दोनों में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या सब कोई बोलता है ऐसे कि न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट ये गलत है, दोनों में नहीं हम लोग कभी बोल सकते हैं। सेंट्रली लोकेटेड कहाँ होगा? सिर्फ एनिमल में होगा। प्लांट में ये तो बहुत बड़ा होता है, बड़ा के कारण क्या होता है? न्यूक्लियस थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। किसके कारण? यही बड़ा सा वैक्यूल के कारण। हरदम इस चीज को याद रखिएगा। फिर आगे है सेंट्रल वैक्यूल ऑफ। देखो सेंट्रल वैक्यूल मतलब यहाँ प्लांट के केस में सेंट्रल, पूरा सेंटर पे नहीं बोलेंगे, बट ये पूरा न्यूक्लियस का जगह को छेक लेता है, मतलब इकट्ठा कर ले। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में बी 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। पूरा जो सेल है ये पूरा सेल 100%, इसका 50 से 90% एरिया सिर्फ ये जो वैक्यूल है वो अकर करता है। मतलब अगर बोला जाए तो सिर्फ बचा हुआ 10 या फिर 50% जो बच रहा है वो क्या हो रहा है? सिर्फ ये अदर ऑर्गेनेल्स को रखता है। या मान लो कि 90% अगर मैक्सिमम जो अमाउंट यहाँ पे दिया है, अगर 90% का वैक्यूल है, इसका मतलब कि 10% ही सिर्फ ऑर्गेनेल्स के लिए जगह है, बाकी ऑर्गेनेल्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ा सा पॉइंट देखा, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। स्टूडेंट सेल सैप किस चीज को बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दोज फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल, those fluid inside the vacuole are known as cell sap। याद रखिएगा बस। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मान लो ये पूरा प्लांट का सेल है, यहाँ वैक्यूल है, ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर का तो ये हो गया, ठीक है, ये सेल सैप हो गया वैक्यूल के अंदर का। और जो बाहर से आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं प्लांट एनिमल के केस में, वैसा ही यहाँ टोनोप्लास्ट आउटर कवरिंग है, इसके अंदर का सेल सैप बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल। ये जो मैंने अभी बताया क्या लिखा हुआ है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। मतलब फुल ऑफ सेल सैप का मतलब यहाँ फ्लूइड पूरा मात्रा में भरा हुआ होता है, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी कठोरता, ठीक है, कठोर करके रखेगा टू द सेल। इसी के कारण सेल क्या होता है प्लांट के केस में? कठोर होता है। ऐसे तो सेलवाल के चलते भी होता है रिजिडिटी, ऐसे सेलवाल के चलते टर्जिडिटी भी होता है, बट यहाँ पे एक वैक्यूल तो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, इसमें जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ही ये टर्जिडिटी को भी प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी को भी प्रोवाइड करेगा। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, मेनी सबस्टांसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। क्या लिखा हुआ है? जितने भी इंपॉर्टेंट सबस्टांस होंगे प्लांट सेल के उसके लाइफ के लिए वो कहाँ स्टोर्ड होंगे स्टूडेंट? वो स्टोर होंगे वैक्यूल में। मतलब वैक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बोल सकते हैं। किस चीज का है? प्लांट का, एज हम लोग प्लास्टिड को भी जानते हैं। तो प्लास्टिड और वैक्यूल यहाँ पे बड़ा सा फीचर बोल सकते हैं प्लांट के केस में। बाकी तो सब कॉमन देखने के लिए मिलता है। एक सेंट्रोमेयर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, इसमें क्या क्या होते हैं? अमीनो एसिड, सुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड भी पाए जाते हैं, एंड सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स फैट वगैरह भी पाए जाते हैं, इनका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम इज आल्सो देयर, एंड यूग्लेना भी हो सकता है। द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जब ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना ऐसे अमीबा का, तो यहाँ पे जो अंदर जो यहाँ पे जो बन जाता है ऐसा करके कोई फूड है इसको जो घेरता है, यही यहाँ पे वैक्यूल का स्ट्रक्चर किया। फिर नेक्स्ट पार्ट जब आप लोग देखिएगा इसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, और ये फूड वैक्यूल आ जाएगा अंदर, ऐसा बन जाएगा।
फूड ऐसा आ गया, इसको क्या करता है चारों तरफ से ऐसे फूड वैक्यूल से वो राउंड कर लेता है, इसी को फूड वैक्यूल, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। ठीक है, फूड वैक्यूल वहां पे क्या है, फूड ही है, फूड को बस चारों तरफ से वो अपना मेम्ब्रेन लगा के वहां पे क्या करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जैसे यूनिसेलुलर की, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बोला जाता है एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल फॉर्मेशन होता है जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, दैट इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाए तो एक्सपेल आउट मतलब बाहर की तरफ करेगा, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा है। ऑस्मोसिस आप लोग जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मेनली इन ए लिक्विड मीडियम या फिर वाटर मीडियम में बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ये वेस्ट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ लिया, पूरा ये वैक्यूल भी पढ़ लिया। अब शायद आगे ये वैक्यूल तो है नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर इस चीज को भी अब हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शुरू में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस तो हैं, तो मैंने तो बताया था कि क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ऐसे आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस का इजीली वे में आंसर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। अगर ये वाले पार्ट और पहले का चारों पार्ट को पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग इजीली अपने स्कूल में बना के, स्कूल में अगर टीचर्स आपको बोलते हैं तो वहां आप लोग इजीली बना के प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये पांचों पार्ट मैंने बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके सभी लाइन बाय लाइन को फिर लास्ट में रिकैप करना, ये जल्दी आपको कहीं और तो नहीं मिलेगा, बट इस चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पार्ट और बनाएंगे तब, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से, इच सेल्स does acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way। क्या लिखा हुआ है, जो भी एक एक सेल होते हैं एक्वायर करते हैं स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल, उनके ऑर्गेनल्स के चलते, उनके मेम्ब्रेन के चलते ये अपना स्ट्रक्चर ढांचा को और एबिलिटी टू फंक्शन फॉर द सेल, सेल के बारे में बोला, सेल के फंक्शन के लिए, सेल के स्ट्रक्चर के लिए, इस सभी किस पे डिपेंडेंट है, उनके मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गेनल्स के ऊपर, ठीक है। एक स्पेसिफिक वे में अगर यहाँ पे देखा जाए तब, द सेल डज हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल को यहाँ पे बोला जाता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स व्हाई वी आल्सो टोल्ड अर्लियर दैट the cell is a basic and structural and functional unit of our life। सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन, ये ऑर्गेनल्स के चलते, ये मेम्ब्रेन के चलते सेल को बहुत बेहतरीन तरह से फंक्शन करने के लिए मिलता है। क्या क्या, रिस्पायरेशन हो सकता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन हो सकता है, एक्सक्रेशन हो सकता है, इजेशन हो सकता है, क्लियरिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट इज नोन एज एक्सक्रेशन, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। ये सभी चीज मतलब सभी किसके द्वारा हो रहा है, ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन सिर्फ क्या, सेल ऑर्गेनल्स। Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of our life। इसीलिए सेल को बोला जाता है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। तो ये हम लोगों ने अभी तक इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे किस तरफ, हम लोग सेल डिवीजन जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है वहां पे अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे सेल डिवीजन को अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंज्योर्ड सेल। नया सेल तभी बनेगा जब उस ऑर्गेनिज्म में
कोई भी सेल को रिप्लेस करना हो या फिर ग्रो करना हो या फिर डेड कोई भी सेल हो उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर कोई इंजर्ड सेल हो तभी ही कोई न्यू सेल यहाँ पे बनता है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में जो गैमेट का रिक्वायरमेंट है जो कि स्पर्म हो गया जो कि ओवम हो गया वो चीज को भी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, वो भी एक फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेल का डिवीजन है। तो आगे देखेंगे द प्रोसेस बाय विच, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन भी। गैमेट फॉर्मेशन जो होता है उसके बाद गैमेट जो मेटिंग होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो हो रहा है। तो प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? कोई भी नया सेल बन जाना, ठीक है, या तो फिर वो ओल्ड सेल को रिप्लेस करे या डेड सेल को रिप्लेस करे या फिर इंजर्ड सेल को रिप्लेस करे, मतलब नया सेल का बनना मतलब सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज फर्स्ट इज माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस। अब दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर माइटोसिस और मियोसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ। ज्यादातर सेल क्या करेंगे? डिवाइड होंगे, किस चीज के लिए? ग्रोथ एक फैक्टर यहां पे दर्शाया गया, ग्रोथ के लिए, उसी को बोलते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल्स कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल, मतलब एकदम सिमिलर डॉटर सेल। टू आइडेंटिकल मतलब कॉपी बोल सकते हैं, डॉटर सेल बनाता है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों क्या है स्टूडेंट? डॉटर सेल है, टू डॉटर सेल, ठीक है, ये चीज को आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिकल। फिर आगे लिखा हुआ है डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम का नंबर होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, एक चीज स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्या होगा? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये किस चीज में हेल्प करता है? माइटोसिस क्यों होता है? ये बॉडी में जो भी ग्रोथ हो गया या फिर टिश्यू का रिपेयरमेंट हो गया, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो टिश्यू का रिपेयरमेंट या फिर ग्रोथ में ये माइटोसिस हेल्प करता है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। यहाँ पे हम लोग को पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा या फिर टिश्यू में इन एनिमल्स या फिर प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट, जो कि डिवाइड होकर गैमेट में फॉर्मेशन में आते हैं, which आफ्टर फर्टिलाइज होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग, मतलब न्यू यंग वन का यहाँ पे डेवलप होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो कि एक अलग अलग दो तरह के गैमेट्स के द्वारा यहाँ पे होते हैं। ऐसा बहुत सारा केस है, सेक्सुअल भी हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ सकते हैं जहाँ पे दो गैमेट्स का यूज होता है। ये सभी चीज के बारे में सेक्सुअल एसेक्सुअल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पार्ट में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये डिवाइड होते हैं डिफरेंट तरह के प्रोसेस से, दैट इज नोन एज मियोसिस, व्हिच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। याद रखिएगा वहां पे सिंगल स्टेप डिवीजन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंगल स्टेप डिवीजन एंड हियर टू स्टेप डिवीजन। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टेप डिवीजन। मैं सभी चीज को यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूं, आप लोग जरूर इसको समझिएगा। टू स्टेप डिवीजन, देयर इज सिंगल स्टेप डिवीजन। यहाँ पे चारों सेल क्या हो गया? 4 डॉटर सेल, वहां पे 2 था, 4 डॉटर सेल, ठीक है, याद रखिएगा इस दोनों चीज को। डिप्लॉइड से यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? हैप्लॉइड से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया? When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. पिछले में just 2 मतलब 2 था, और यहाँ पे फिगर 5.8 में 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि मियोसिस बोला जा रहा है, वो था माइटोसिस। The new cells only have half of the number of chromosome than that of the mother cell. मतलब मदर सेल का हाफ क्रोमोजोम होगा, याद रखिएगा। जो मदर सेल है उसका हाफ क्रोमोजोम सभी में होगा, हाफ हाफ करके क्रोमोजोम होगा, ये चीज को याद रखिएगा। मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम ही बन रहा है,
मतलब एक ही सेट ना बन रहा है यहाँ पे हाफ ऑफ क्रोमोसोम को अगर मिलाया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे फिर आगे भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि डॉटर सेल में यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हाफ क्रोमोसोम क्यों आए हैं। तो ये जो हम लोग प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है मियोसिस। और मियोसिस में हम लोग देख रहे हैं 2 स्टेप डिवीजन यहाँ पे हो रहा है जिसके कारण हाफ ऑफ क्रोमोसोम तक यहाँ पे आया हुआ है। वहां पे सिंगल स्टेप डिवीजन है जो कि है माइटोसिस। इसीलिए हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम का नंबर भी सेम होगा एज टू द मदर सेल। इसीलिए अभी आइडेंटिकल डॉटर सेल भी हम लोगों को पढ़ा था। आइडेंटिकल मतलब दोनों आपको सेम देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। बट यहाँ पे क्या सेम मिल रहा है आपको? कोई भी सेम नहीं मिलेगा आपस में, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जिसको मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कहीं लिखने का जहां आपको जगह मिल जाए। 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखूंगा अभी, उसको भी मैं अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के फिर वीडियो का आगे स्टार्ट करता हूँ। इसको इरेज भी कर दूं तब तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, ठीक है। तो सेल साइकिल, हम लोग अभी सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल के अंडर में देखेंगे इंटरफेज, प्रीपैरेटरी फेज बोलते हैं या फिर एम फेज, 2 फेज यहाँ पे आएगा। इंटरफेज इसको प्रीपैरेटरी फेज मतलब जो मतलब अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। एम का ही मतलब होता है मियोसिस और माइटोसिस जो कि हम लोग को सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेल साइकिल तो पढ़ना नहीं है। तो सेल डिवीजन में देखेंगे डिवाइडिंग फेज इसी को बोलते हैं क्योंकि डिवाइड होने वाला फेज है। एक हम लोगों ने देखा कि डिवाइड होके रुक गया, एक देखे कि 2 स्टेप में डिवाइड हुआ, ठीक है। 2 स्टेप जो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देखे थे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। तो पहला वाला जो स्टेप था यहाँ पे वो था हम लोग का, सॉरी क्यों नहीं चल रहा है, मियोसिस 1 था और दूसरा जो स्टेप था वो था हम लोग का मियोसिस 2, ठीक है। मतलब इसी में आपका मियोसिस का हम बात कर रहे हैं, मियोसिस का, ठीक है। माइटोसिस तो सिंगल स्टेप था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस के अंडर में। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हरदम शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माइटोसिस जो होगा वो एक्सेप्शन है वायरस का यहाँ पे, ठीक है। ये एसेक्सुअली होता है, पहला यहाँ पे याद रखिएगा, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको भी याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उधर अगर हम लोग बात की जाए उधर साइड की तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल में मेनली बर्डिंग वगैरह, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये आसान से दिख रहा है। उस साइड अगर बात करें तो ये किस बॉडी सेल में अकर करता है तो वो है स्किन और नर्व सेल, मेनली अकर इन स्किन या फिर नर्व की बात हम लोग कर सकते हैं। ऐसे तरह के बॉडी सेल में ये अकर करता है और ये मेनली सभी जगह प्लांट्स एनिमल्स वगैरह में सभी में होगा, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह सभी जगह में ये अकर करता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो उस साइड जो माइटोसिस पढ़े जो गेमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर डॉटर सेल दिखे जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग चर्चा, यहाँ पे जगह तो नहीं है बट आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, गैमेटिकली क्या बोलेंगे, गैमेटिकली डॉटर दिख रहा है आपको, सेल आर आइडेंटिकल। चलो भाई, राइटिंग अगर नहीं समझ में आया तो मैं जो बोला हूं उसको आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा तिरछा हो जा रहा था। इधर अगर बोले जस्ट वाइस वर्सा बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग लिख लेंगे वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे मियोसिस में गैमेटिकली डॉटर सेल आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि टोटली डिफरेंट जो भी डॉटर सेल यहाँ पे होते हैं। तो ये था हम लोग का सेल साइकिल। तो हम लोगों ने पूरा इस चैप्टर को कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो स्टूडेंट आप सभी को पूरा पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं इस 5 पार्ट के बारे में, ताकि मैं आगे भी और जल्दी जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। और जितने भी 5 पार्ट में जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं सभी को आप आंसर में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट आंसर भी इसका बता रहे हैं।
तो आज हम लोग का फिर जो 5 पार्ट में हम लोगों ने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो आशा है नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। नेक्स्ट मतलब जो भी चैप्टर होगा वो टिश्यू हो सकता है या फिर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर है वो भी हो सकता है। तो वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट।